नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि ईरान पर जिस तरह से अमेरिका ने हमला कर दिया और सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। खलीज अरब की, खलीज फ़ारस की जिस तरह से वहाँ से ख़बरें मिल रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि एक तो इजरायली जारियत बदस्तूर जारी थी, चाहे वो फ़लस्तीन पर हो चाहे वो ईरान के हवाले से हो, लेकिन अब इस जंग में, इस जारियत में रास्त तौर पर अमेरिका भी शामिल हो चुका है। इसी पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मोअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सियासी तजियाकार, एडवोकेट। वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब के अलावा हमारे साथ अशरफ जैदी साहब कुछ ही वक्त में जुड़ेंगे और जो सियासी तजियाकार हैं, जुनूब एशिया और खलीज अरब व फ़ारस की सूरत हाल पर, सियासी मंजर पर वो गहरी नज़र रखते हैं, हालात पर गहरी नज़र रखते हैं। इनके अलावा सैयद तक़ी रज़ा आबिदी साहब, सियासी तजियाकार, जो ईरान, खलीज अरब, सियासी हालात और तारीख़ पर भी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे भी हम कुछ ही वक्त में बात करेंगे। मैं पैनल से चाहूँगा कि वक्त वो तस्वीर को भी बताते रहें ताकि हमारी बात के साथ साथ जो है कुछ मनाजिर को भी हम देख सकें। आपको बता दें कि जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त यानी ईरान में बनी हुई है उसी पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। अमेरिका ने आखिरकार ईरान पर हमला कर दिया, जिसके बाद खलीज अरब और खलीज फ़ारस में हालात इंतहाई संगीन और धमाकू हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान में 3 हुसूल जौहरी तवानाई के मराकज़ पर बमबारी करते हुए इन्हें तबाह कर दिया। फोर्दो, नातंस और अस्फहान में ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मराकज़ पर अमेरिका ने राडार पर नज़र न आने वाले B-2 बॉम्बर्स के जरिए हमला किया। इसी दौरान ईरान ने अमेरिकी हमलों की तौसीक़ की है। ईरान ने कहा है कि इसके पुरअमन जौहरी प्रोग्राम्स को निशाना बनाते हुए अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। इसी दौरान इसराइल ने ईरान के बूशहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी मिसाइल दागे। पिछले 10 दिनों से इसराइल के साथ ईरान के टकराव और इसराइली हमलों में जुमला 865 हलाकतें हो चुकी हैं। 4000 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। इनमें 650 आम अफराद हैं। आम अफराद की बड़ी तादाद ईरानियों की है। जी मौलाना लाइन पर है साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अशरफ साहब लाइन पर रहिए, बस प्रोग्राम चल रहा है। बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जौहरी तंसीबात पर किए जाने वाले हमले के बाद अपने खिताब में ईरान को धमकाते हुए कहा है कि अब वो या तो अमन का रास्ता इख्तियार करे या फिर मुकम्मल बर्बादी का सामना करे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि या तो अमन का रास्ता अपनाएं या फिर मजीद सख्त हमलों के लिए तैयार हो जाएं। हमारे पास ईरान के खिलाफ मजीद निशाने तैयार हैं। हमने ईरान में जौहरी मराकज़ को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया है। और इसी दौरान ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने हमला करते हुए हमारे लिए तमाम ऑप्शन खोल दिए हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने ईरान में अमेरिकी हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ और गैर कानूनी करार देते हुए इसकी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में बैठे हुए शरपसंद, कानून से परे मुंतजिम ने आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि ईरान पर किए गए हमले ने संगीन सूरत हाल को पैदा कर दिया है और इसके बदतरीन असरात का जिम्मेदार अमेरिका का गासिबाना हमला होगा। और ईरान की जानिब से अमेरिका, इसराइल और इनके हिमायतियों को खबरदार करते हुए इंतबाह दिया गया है कि ईरान के दिफाई तर्जुमान ने कहा कि इसराइल को मदद की फराहमी इसराइल की जारियत का हिस्सा समझा जाएगा।
फौजी इमदाद को कानूनी तौर पर निशाना बनाएंगे। ईरान ने दावा किया है कि इसने इसराइल में हमले करते हुए इसके रडार सिस्टम को नाकारा बना दिया है। इसी दौरान ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के पुरअमन जौहरी मरकज की इमारतों के ढांचों को निशाना बनाया है। हमारा पुरअमन जौहरी प्रोग्राम महफूज है। हमने पहले ही यूरानियम और जौहरी मवाद महफूज मकाम मुंतकिल कर दिया। जौहरी तंसीबात वाले मराकज को भी कोई जायद नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान की पार्लियामेंट ने आलमी बहरी राहदारी आबनाए होर्मुज को बंद करने का फैसला किया है। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए होर्मुज को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ख्याल रहे खलीज फारस के आबनाए होर्मुज से दुनिया के 25% तेल और 20% गैस की जरूरत की तकमील होती है। इसी दौरान यमन के हौसियों ने अमरीकी हमले की सख्त मजम्मत करते हुए बाबल मंदब में अमरीकी जहाजों को निशाना बनाने का ऐलान किया है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के साथ ही ईरान के इसराइल पर हमलों में शिद्दत आ गई है। तेल अवीव और हैफा ईरानी मिसाइल हमलों से दहल कर रह गए हैं। तेल अवीव समेत इसराइल के दीगर शहरों में इसराइलियों की बड़ी आबादी जेर जमीन बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर है। पिछले 12 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 25 इसराइलियों के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है। इसी दौरान पासदारान इनकलाब की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक 3 के तहत 20वें मरहले के तहत इसराइल पर हमले शुरू कर दिए गए हैं। पहली मरतबा ईरान ने इसराइल के खिलाफ 3rd और 4th जनरेशन मिसाइल्स और हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसराइल में बेन गुरियन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, कंट्रोल एंड कमांड के बशमूल कई सरकारी और दिफाई मराकज को ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया। इसराइल में सड़कें वीरान हो चुकी हैं। मिलने वाली मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों की तादाद में इसराइली मकबूजा इलाकों से कूच कर रहे हैं। जमीनी और समंदरी रास्ते इसराइली कब्रस यानी साइप्रस फरार हो रहे हैं। आप ये मनाजिर जो देख रहे हैं ये गाजा के नहीं है, बल्कि ये तेल अवीव के हैं, हैफा के हैं। और इसी दौरान रूस और चीन की जानिब से अमरीकी हमले की सख्त मजम्मत की गई है। रूस की वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स की सप्लाई के लिए कई ममालिक इस वक्त यानी फराहम करने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, जिस तरह से स्टूडियो में मौजूद मेहमान डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, सियासी तजियाकार, एडवोकेट, इनके अलावा 2 दीगर मौजूद मेहमान हमारे साथ हैदराबाद से और दिल्ली से जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अशरफ जैदी साहब, सियासी तजियाकार, जो जुनूब एशिया और खलीज अरब व फारस की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। इनके अलावा सैयद तकी रजा आबिदी साहब हैदराबाद से, सियासी तजियाकार, जो ईरान व खलीज अरब के सियासी हालात और तारीख पर वो गहरी खास नज़र रखते हैं। मैं तीनों मौजूद मेहमानों का इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अशरफ जैदी साहब से आगाज़ करूँगा। अशरफ साहब, मैं जानना चाहूँगा कि सूरत हाल को किस तरह से आप देख रहे हैं। यानी अमेरिका की जानिब से, ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि 2 हफ्ते यानी 2 हफ्ते दिए गए थे। 2 हफ्तों में कहा गया था कि हम इस पर गौर करेंगे, लेकिन फिर देखा गया कि अचानक से हमला कर दिया गया। हमले के बाद अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं? जी अशरफ साहब। जी देखिए बाक़िर साहब, जंग जो है वो अपने मरहला कुन बहरहाल उसमें मराहिल में दाखिल हो चुकी है, फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी है जी। और जिस चीज का अंदेशा और इम्कान कवी था वही हुआ। अमेरिका ने बहरहाल इसराइल को बचाने के लिए, कमजोर पड़ते हुए इसराइल को निजात देने के लिए इस जंग में उसने बहरहाल ये हमला किया और एक मुल्क के खिलाफ बैनुल मिलली कवानीन को अपने पैरों के नीचे रोंदते हुए जी, जिस तरह से रात उसने ईरान की हरीम हवाई में दाखिल होकर बैनुल मिलली कानून की धज्जियां उड़ाई जी, उससे बात वाज़ेह है कि अमेरिका काबिल भरोसा नहीं है। ना फकत ये कि अमेरिका काबिल भरोसा नहीं है, बल्कि जो उसका सदर है उसके कहने में, उसके ट्वीट से, उसके बयानियों का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि ट्रंप ने बोला कि हम 2 हफ्ते का टाइम लेते हैं, 2 हफ्ते के बाद फैसला करेंगे, लेकिन उसने जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी ऐसा ही किया। चूंकि अमेरिका में ट्रंप के इस हमले की तवक्को पहले से की जा चुकी थी, इसीलिए उन्होंने अपने जो यूरेनियम
अफजूदा शुदा थे उनको किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल कर लिया गया था। और उसके जो सैटेलाइट फुटेज हैं उनसे भी ये इशारा मिलता है कि 2 या 3 दिन पहले ही ये काम ईरान ने कर लिया था। बहरहाल अब जंग का जो मुहाज है वो सच चुका है। ईरान अपनी पॉलिसी और अपनी स्ट्रेटेजी के तहत जंग को आगे बढ़ा रहा है। ईरान जंग, देखिए क्या है, इस जंग में ईरान जीतना चाहता है, इससे बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि ये जंग फैसला कुन साबित हो और ये जंग का नतीजा ईरान के हक में आए। इसलिए ईरान की एक अपनी स्ट्रेटेजी है कि जिस लेवल पे और जिस स्ट्रेटेजी के तहत वो जंग को आगे बढ़ा रहा है उस पर फर्क ना पड़े। मसलन बहुत से लोगों का ये ख्याल हो सकता है कि अमेरिका ने रात हमला किया है तो इसी तरीके का हमला हमें ईरान की तरफ से देखने को मिलेगा, जबकि ईरान बहुत जल्दी नहीं कर रहा है। ईरान अगर बहुत जल्दी करेगा और उतावलेपन में इन हमला का जवाब देगा तो देखिए सूरत हाल शायद ईरान के लिए मुनासिब ना हो, क्योंकि अमेरिका और इसराइल को बहुत जल्दी है इस जंग के नतीजा लेने में। उसको रजीम चेंज की जो उसकी पॉलिसी है, रजीम चेंज का जो उसका हदफ है, उसको पाने में वो बहुत ज्यादा उतावला है। वो चाहते हैं कि जो पहली रात इसराइल ने हमला किया और ईरान के जनरलों को मारा, इसराइल का ये प्लान था कि हम 48 घंटों में वहां की रजीम को चेंज कर कर अपने पिट्टू एक हुकूमत को बनवा देंगे, लेकिन वो फेल हो गए। और अब वो चाहते हैं कि दोबारा से किसी तरह अमेरिका को शामिल करके इससे जान बचाई जाए, लेकिन जान बचने वाली नहीं है। और ईरान ने ये इरादा कर लिया है कि इस जंग को इसके निहाई मरहले में दाखिल कर कर इसराइल को जो 25 साल रहबर मौज़म सैयद अली खामनेई ने कहा था, बहरहाल वो 25 साल भी पूरा करते हुए नजर नहीं आएगा इंशाअल्लाह। और जो चीजें बड़ी तेजी से जो तहव्वुलात इस पूरे रीजन में हमें देखने को मिल रहे हैं वो वाकई ईरान के हक में है। और ईरान इस वक्त पोजीशन में है कि वो आइंदा आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर का फैसला कर सके, वर्ल्ड ऑर्डर को तय कर सके। ये दुनिया अमेरिका के एक छत्र राज में चलेगी या मल्टीपोलर वर्ल्ड के तहत ये दुनिया चलेगी, ये फैसला अब ईरान के हाथ में आ गया है। और ईरान में समझता हूँ इस चीज से नहीं चूकेगा। जो चीज उन्होंने पिछले 47 सालों में अमेरिका, इसराइल और उसके मुत्तहिदीन जैसे सऊदी अरब और उसके अलावा दूसरे खाड़ी के वो देश जो ये सपने देखते थे, जो ये ख्वाब देखते थे कि हमें इस ईरानी गवर्नमेंट को, निज़ाम इस्लामी को बदल देना है ताकत की बेस पे या दूसरे काम कर कर, मैं समझता हूँ इसराइल ने ये हमला करके इस ईरानियों को मुत्तहिद कर दिया है, पूरी कौम मुत्तहिद है। मैं समझू जिस तरह का जनमत ईरान में वॉर के लिए और इस जंग के लिए बना है वो पिछले 20-30 सालों में देखने को नहीं मिल पाया है। वहां की सड़कें भर चुकी हैं, लोगों की हिमायत निजाम के तहत, लोगों की हिमायत इस जंग में जाने के लिए जो जनमत बना है वो यकीनन देखने लायक है। और अमेरिका और इसराइल के इन हमलों ने ईरान को 80 की दहाई में पहुंचा दिया है। किस हवाले से? वो इस हवाले से जिस तरह वहां के अफराद मुत्तहिद थे सद्दाम के खिलाफ, दुनिया की दूसरी ताकतों के खिलाफ, गर्ब और शर्क के खिलाफ, इसी तरह मैं समझता हूँ ईरानी कौम आज मुत्तहिद है, अपने निजाम, अपने रहबर, अपनी फौजों के साथ खड़ी हुई है और वो मुतालबा कर रही है कि जंग हो और बदला लिया जाए। ये एक बहुत बड़ा घटनाक्रम है जो ईरान में घटा है। बहरहाल ठीक है, मैं अशरफ साहब आपकी तरफ आऊंगा। मैं तकी साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी तकी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी अशरफ जैदी साहब ने कहा कि ईरान में यकीनन रेजिम चेंज के लिए एक बहुत बड़ी साजिश है, एक मंसूबा है, एक देरीना, जिसको पाए तकमील को पहुंचाना जो है ये ताकतें चाहती हैं। इजराइल चाहता है, अमेरिका चाहता है, लेकिन नाकाम वो उसमें हो रहे हैं। लेकिन अशरफ जैदी साहब ने कहा कि इस वक्त ये चीज़ ज़रूर सामने आई है कि जो कुछ इन्होंने किया उसके उलट ये हो गया कि ईरान में सब मुत्तहिद हो गए। लेकिन मैं यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि न सिर्फ ईरान, बल्कि अगर हम पिछले चंद दिनों की बात कर लें, जैसे ही इजराइल पर ईरान की जानिब से हमला हुआ, तो यानी आलमी सतह पर अगर हम देखें तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि ईरान की सपोर्ट में
या उसकी तायीद में इजाफा हुआ है, या अगर पहले अगर हम देखें तो इसके मुकाबले में आप किस तरह से देखते हैं? तायीद जायद हुई है या इसमें कमी आई है? जी तकी साहब। जी जी, जैसा कि आप खुद भी शाहिद हैं, पूरी दुनिया गवाह है जी कि इस वक्त ईरान के गिरावट में बहुत ज्यादा उछाल आया है, बहुत ज्यादा जो है ईरान को तायीद रही है जी। और वो लोग जो किसी तरह शक में मुब्तला थे, खास तौर पर जो बातें हो रही थी कि ईरान और अमेरिका अंदर से मिले हुए हैं, ईरान और इसराइल मिले हुए हैं, जी जी। वो लोग जो शक में मुब्तला थे और दूर से नजारा कर रहे थे, अब वो भी जो है ईरान के खैमे में जो है आते दिखाई दे रहे हैं जी। और वो लोग भी ईरान की तायीद कर रहे हैं। यानी शक के पर्दे जो है जी। वो गोया उठ चुके हैं और किसी तरह से लोगों को यकीन आ रहा है कि कौन हक पे है और कौन बातिल पे है। और असल में अमेरिका की जो गुंडागर्दी थी और मुनाफली थी इस एरिया में, जो हफ्ता वसूली करते थे जी, तो उनको ये है कि जो जिनके पास से वो जाके डरा के पैसा वसूल करते थे, कहीं उनकी साख खुद ना हो जाए। अमेरिका को सबसे बड़ी फिक्र ये लाहक है, ये बिलावजह के जो हमले किए इससे कुछ हासिल नहीं हुआ है, सिर्फ ये कि वो कतर और सऊदी जैसे ममालिक को वो अपना गिरता हुआ गिराव जो उनका था और दुनिया भर में खास तौर पर ये छोटे छोटे अरब ममालिक जो अमेरिका को बहुत बड़ा समझते हैं, उनकी नजर में वो बड़ा रहने की खातिर ये सब हरकतें वो करता रहता है। यानी इस वॉर में ये भी हुआ है, इस टकराव में अगर हिंदू से लोग न डरे तो फिर वो हफ्ता वसूली कैसे करेंगे? ये सबसे बड़ा मसला है। यानी तकी साहब इस दौरान ये भी बात इस बात की भी, यानी इजराइल की भी खलई खुल गई, यानी इजराइल के हवाले से जिस तरह से एक नाकाबिल तस्खीर एक ताकत है, जिस तरह से समझा जाता था। अमेरिका की खलई खुल रही है ना, इसराइल की तो खुल चुकी है, वो तो दुनिया देख रही है, लेकिन अमेरिका की जो थोड़ी बहुत बाकी थी वो खुद जो है अपनी ऐसी हरकतें कर रहा है इतनी जो है कि जिसकी वजह से उसकी जो साख थी वो और उसकी जो खलई थी वो भी खुल रही है, वो भी दुनिया देख रही है। बंद मुट्ठी 1.25 लाख की और खुल जाए तो खाक की। तो अमेरिका जो है बंद मुट्ठी करके रख रहा था, तो फिर भी कुछ लोग जो है कुछ समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये हमले कर रहा है और ऐसी कई हरकतें ऐसी कर रहा है जिससे ये पता चल रहा है कि वाकई अमेरिका जो है वो इसराइल से भी ज्यादा कमजोर है। जी तकी साहब, क्या जिस तरह से अभी अशरफ साहब ने कहा कि यकीनन ईरान जो है इसको फैसला कुन मरहले में इस जंग को जो है ले जा रहा है, लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने साथ ही कहा कि फौरी तौर पर इक़दाम नहीं किए जाएंगे, हो सकता है मतलब कुछ इसमें वक्त दिया जाएगा, क्योंकि यानी मुखालिफिन जो हैं वो यही चाह रहे हैं कि फौरी तौर पर कुछ मामलात हों ताकि वो अपने फ़ायदे हासिल कर सकें। तो आपको क्या लग रहा है कि कुछ वक्त दिया जाएगा? यानी अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने के हवाले से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी जी, मैं इससे पहले भी जैसा बताया था कि भाई सियासत जो है यही है कि सही वक्त में सही फैसला किया जाए और सही वक्त और सही फैसला ईरान तय करता है कि कौन से वक्त में क्या करना चाहिए। ये ईरान जो अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त में क्या करना चाहिए। जी ठीक है, मैं आपकी तरफ ईरान को अच्छी तरह से पता है कि जल्दी नहीं करना चाहिए, और क्योंकि जो बड़े फैसले होते हैं वो सोच समझ के लिए जाते हैं, और ईरान का जो टारगेट है वो बहुत वसी है, उसका जो है मुनाफे भी जो है बहुत ही, वो उसके मुनाफे जाती नहीं है ना, पूरी इंसानियत के लिए हो रहे हैं। तो वो ईरान चाहता है कि पूरी इंसानियत भी उसके अंदर शरीक हो और सब मिलकर जो है जुल्म का खात्मा करें, क्योंकि ये इंसानियत के लिए नासूर है। जैसा इमाम खुमैनी कहते थे कि ये एक जो है कैंसर का फोड़ा है जो इंसानियत को खाए जा रहा है, और अगर ये कैंसर के फोड़े को खत्म न किया जाए तो पूरी इंसानियत ही जो है, ना सिर्फ गजा, ना सिर्फ जो है वियतनाम और ना सिर्फ जो है अफगानिस्तान और फला, पूरी दुनिया ही इसकी लपेट में है। अफगानिस्तान में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, लिबनान में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, पूरी दुनिया जानती है कि मुसलसल जुल्म होता रहा, और सारे जो है अब मजलूमियत की पहचान जो है गजा और फलस्तीन का चेहरा बना हुआ है, लेकिन उसके पीछे अफगानिस्तान की तबाही भी है, इराक की तबाही भी है जी, और जो है शाम की तबाही भी है, लिबनान है, तो पूरी दुनिया जो है हर तरफ जो है इन्होंने जुल्म कर रखा है। ठीक है, तो अब ये जो खात्मा है पूरी दुनिया के मजलूम और जालिम मिलकर जो है इकट्ठा हो जाए और खत्म करने दुनिया से जुल्म सितम को। ठीक है, मैं तकी साहब और अशरफ साहब आपकी तरफ आऊँगा। मैं डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से सवाल करना चाहूँगा, ये जो कुछ मामला जिस तरह का चल रहा है
और इसराइल के मजालिम यानी फ़लस्तीन पर हो, गाज़ा पर हो, और उसके बाद ईरान के ख़िलाफ़ ये जारियत हुई है। इस दरमियान डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि अक़वाम आलम का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, एक तो ये है कि वेस्ट है, दूसरी जानिब कुछ दूसरी ताकतें भी हैं, दूसरे ममालिक भी हैं। तो अभी तक जो अमेरिका का हमले के बाद या फिर इसराइल की भी जो जारिहाना कार्रवाइयाँ रही हैं, तो इस दरमियान आपको क्या लग रहा है कि दुनिया वाक़तन क्या चाहती है? और अभी अगर हम देखें तो अभी अमेरिका के हमले के बाद जो मौक़िफ़ आए हैं मुख्तलिफ ममालिक के, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो कुछ किया गया वो क़ानूनी हैसियत क्या रखता है वो दुनिया के सामने है, इसके बाद भी क्या मौक़िफ़ और रद्दमल सामने आ रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब? जी आज यानी 22 जून की सुबह जी अमेरिका ने जिस अंदाज से ईरान पर अपनी नंगी जारहियत का मुजाहरा किया जी इस पर तो सबसे पहली बात तो है कि सारी अक़वाम आलम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत कर रही है, सिवाय चंद लोग जो नाटो के मेंबर हैं या अमेरिका के हवारी है। अभी वो एक मखमसे में है, वो एक तज़व्वुर में है कि इसकी या मज़म्मत की जाए या फिर इसकी तारीफ़ और तहसीन की जाए जी। अब एक अजीब इत्तेफाक की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब इख्तिदार पर नहीं आए थे, वो सदर अमेरिका नहीं बने थे, तो उनके बयानात आप देखिए, उन्होंने ये कहा था कि पेशरो हुकूमत ने गैर ज़रूरी तौर पर अमेरिका को जो है ना ख़त्म होने वाली जंगों में अपने जो है ना मुलविस कर लिया है जी। और जब हमको इख्तिदार मिलेगा तो हम इस नज़रिए को ख़त्म कर देंगे, हम दुनिया से जंगों का ख़ात्मा कर देंगे। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने खुली जारहियत का मुजाहरा किया, जबकि ईरान का और अमेरिका का इस वक्त कोई रास टकराव नहीं था। अमेरिका को अगर अपने सुपर पावर होने का दावा है और वह समझता है कि दुनिया में उसी के ज़रिए अमन कायम हो सकता है और उसी के ज़रिए जंग हो सकती है, तो उसका काम यह था कि सालिस का रोल अदा करते, वो एक नेगोशिएटर का रोल अदा करता और इसराइल को उसकी अपनी जो है ना जारहियत से रोकता। लेकिन बजाय इसके वो खुद मैदान में कूद पड़ा और वो खुद जो है ना जंग में मुलविस हो गया है। तो ये सबसे बड़ी अनिमे की बात यह है कि दुनिया की सारी नज़रें आज भी आप देखते हैं कि भाई अमेरिका है और अमेरिका जो फैसला करा बहुत से ममालिक उसको कबूल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने अपने तौर पर इस जंग का आगाज़ करके मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी तो की है, लेकिन ख़ुद वो सलामती काउंसिल का परमानेंट मेंबर है और सलामती काउंसिल के मेंबर होने के नाते आप जानते हैं कि यूएन चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी हुई है, जो मंशूर बनाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कि साहब कोई मुल्क किसी मुल्क पर हमला नहीं करेगा। अगर यही कोई तीसरी दुनिया का मुल्क अगर हमला कर देता या कोई और वाक़ा हो जाता तो क्या ये बड़ी ताकतें खामोश रहती उस वक्त? तो एक तरफ तो अमेरिका ये दावा करता है कि हम दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं और इसी तरीके से रिजीम को बदलने की बात आई तो इराक़ के अंदर सद्दाम हुसैन के ताल्लुक़ से यही प्रोपेगेंडा किया गया कि हम जो है ना इराक़ के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि इराक़ के हुक्मरान के हम खिलाफ़ हैं, क्योंकि वो जमहूरियत पे जमहूरी उसूलों पर नहीं चल रहा है, वो डिक्टेटर बन चुका है। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद इराक़ की सूरत हाल क्या हो गई। तो अब यहाँ पर भी निज़ाम को बदलने के लिए आज अमेरिका जो है ना खुले तौर पर इस तरीके से ये साबित कर दिया है कि वो इसराइल का न सिर्फ दोस्त है बल्कि वो उसका पुष्टबान बना हुआ है, पूरी उसकी जो हमदर्दियाँ हासिल है। चुनांचे 13 जून को जो ईरान पर हमला हुआ इसराइल की जानिब से, आप वो जानते हैं कि वो भी बिला इश्तियाल था, बगैर किसी वजह के जो है ना इसराइल ने हमला कर दिया ईरान पर, जबकि ईरान अभी तक इस जंग में मुलविस नहीं हुआ था। 21 माह से ये कशमकश चल रही है। गाज़ा के अंदर जो कुछ भी सूरत हाल है सारी दुनिया जानती है कि इसराइल के एक तरफा हमलों से गाज़ा इस वक्त कब्रिस्तान बन चुका है, 60,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर शहीद हो चुके हैं और इसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने दीगर मुस्लिम ममालिक ने कोई जो है अपनी जारहियत का सबूत नहीं दिया। लेकिन यहाँ इसराइल भी हमला कर देता है ईरान पर और फिर 9 दिन गुजरते नहीं है कि अमेरिका भी मैदान में आ जाता है। और आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफ दुनिया ये कह रही है कि साहब नोबेल प्राइज़ दिया जाए इनको अमन का, तो अमन का नोबेल प्राइज़ के दावेदार अगर इस तरीके से जो है ना अपनी जारहियत का सबूत देंगे तो फिर दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि आखिर इनका जो है ना इनका रोल असल क्या है, कि इनका दोहरापन हमारे सामने वाज़ेह हो जाता है। जैसा कि पेशरो दोनों पैनलिस्ट ने आपके सामने बात रखी है कि अमेरिका बार बार ये कहता रहा कि हमको कोई जल्दी नहीं है ईरान पर हमला करने की, हम बातचीत कर रहे हैं और हम मुज़ाकरात के ज़रिए इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, बल्कि ये कह दिया कि 2 हफ्ते का टाइम भी उन्होंने दे दिया है। लेकिन आपने देखा कि अचानक 2 दिन नहीं गुजरते हैं इस किस्म की जारहाना कार्रवाई हो जाती है। तो इस वक्त तो सारी दुनिया मैं समझता हूँ कि अमेरिका के ख़िलाफ़ है, क्योंकि अमेरिका का ये इक़दाम पूरी दुनिया को सिर्फ मशरिक़ वस्ता की हद तक नहीं, सिर्फ ईरान और अमेरिका की हद तक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया, जैसा कि आपने उन्वान दिया है कि ये पूरे खित्ते की एक बड़ी जंग हो सकती है और इसके अंदर बहुत से और भी ममालिक इन्वॉल्व होंगे और लाजमी चीज़ है कि इससे इंसानियत का नुकसान होगा।
अशरफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने अपने जो हदफ है, निशाना है, पूरा कर लिया, इजराइल की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि भाई हमने ईरान के जो जौहरी जो तनसीबात, जौहरी तवानाई के हुसूल के लिए जो कुछ प्रोग्राम्स थे उसको हमने ख़त्म कर दिया, अब बस अमन के लिए बात कर ली जाए या फिर तबाही के लिए तैयार हो जाएं। तो क्या मामला सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ जो अमेरिका को, इजराइल को, मगरिब को था, वो जौहरी तवानाई के हुसूल ही का मामला था? अगर ये खत्म हो गया तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी? जी अशरफ साहब। नहीं नहीं, देखिए ये जंग जो इसराइल ने ईरान के साथ शुरू की जी, और जो अमेरिका जिसकी पुष्ट पनाही पे है, और अमेरिका खुद भी इस जंग के अंदर बहुत जल्दी बाजी में कूद गया आकर जी, ये जंग सिर्फ एटमी पावर बनने देने और ना बनने देने की नहीं है जी, बल्कि एटम बम तो न जाने किसके बहुत सारे ममालिक के पास है, और अमेरिका उनके साथ उठता है, बैठता है, ताल्लुकात भी डिप्लोमेटिक हर तरीके के ताल्लुकात बनाता है। ईरान तो चाहता था कि पूरे रीजन को एटमी बम से पाक किया जाए, एटमी दुनिया ना हो, उसने ऑफर भी दिया था अमेरिका को। लेकिन मसला सिर्फ एटम बम हासिल करने और हासिल ना करने देने की जंग नहीं, बल्कि देखिए दो निजाम की जंग है। ये दो उन ताकतों की जंग है कि जो एक ताकत है जो ये कहती है कि हर मुल्क हमारा अपना है, जो चाहे जैसे चाहे हम उसके साथ बर्ताव करें। जो मगरिबी पॉलिसी है, जो गर्ब की पॉलिसी है, जो वेस्टर्न ने जो निजाम हाकिम है इस दुनिया के ऊपर, वो इस तरह का है जिसको इम्पीरियलिज्म हम कहते हैं, इम्पीरियलिस्टिक पावर्स हम कहते हैं। वो दुनिया को अजीर बनाकर, अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। जैसा जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने अभी ट्रंप के दौरा जो हुआ मगरिबी एशिया के अंदर, उसमें देखा कि किस तरह उसने अपने मुत्तहिदीन और अपने इत्तेहादियों अरब ममालिक को कैसे झुकाया। उनकी औरतों का डांस करना, उनके चढ़ावे ट्रंप के लिए वो इस तरह के ममालिक चाहता है। गर्ब इस तरह की एक व्यवस्था चाहता है इस दुनिया में। अब ईरान, जमहूरी इस्लामी ईरान, जब ये इस्लामी क्रांति आई है, ये इसी निजाम के खिलाफ, इसी निजाम हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई है। और पिछले 47 साल से इसीलिए इसके ऊपर ये सब सेक्शन है। इस निजाम को खत्म करने की जो कोशिशें हैं वो दुनिया भर में मुख्तलिफ जावियों से, मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से हुई है। ईरान क्या चाहता है? ईरान का जो हुकूमत निजाम, जो एक सियासी निजाम है, उसके अंदर इज्जत और आबरू का मसला है, उसके अंदर एटोनॉमी का मामला है। वो इस्तकलाल और आजादी की बात करते हैं। यानी अगर आप उनके मुत्तहिद भी हो तो इज्जत, इस्तकलाल और आजादी के साथ, यानी आप अपने फैसले मुस्तकिल तौर पे खुद ले सकते हो। निजाम गर्ब जो है, गर्बी निजाम जो है, इसी इस्लामी निजाम के साथ नबर्द आजमा हुआ है। और ये जंग पिछले 47 साल से जारी है। लेकिन अब जबकि ईरान अपना इस निजाम को कामयाब हुआ दूसरे ममालिक तक पहुंचाने में, दूसरी दबी कुचली कौमों को ये बताने में और ये मॉडल देने में कामयाब हुआ कि वो हिजबुल्लाह जो इतनी कमजोर थी वो ताकतवर बनी, वो अंसारुल्लाह जो सदियों से और जो 50 साल से पिटते आ रहे थे अपने देश में, वो लोग मजबूत हो गए। और सबसे बड़ी चीज कि जो चौकी गर्ब ने और वेस्टर्न कल्चर ने इस पूरे खित्ते में चौकी बनाई थी, अपनी एक मिलिट्री बेस बनाई थी, एक मुल्क को खत्म करके, एक मुल्क को, इस कौम को तहस नहस करके, ईरान ने सबसे बड़ी बात यह कि उस कौम को, यानी गजा को, फिलिस्तीन को ये हौसला दिया कि तुम लोग अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकते हो। अपनी लड़ाई हर तरीके से लड़कर तुम अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए कोशिश कर सकते हो। गर्ब इसी निजाम के खिलाफ आप आज नबर्द आजमाए और ये चीज अमेरिका को हजम नहीं हो पा रही है। इसराइल जो उसकी चौकी है इस खित्ते के अंदर, उसको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसने हड़बड़ाहट में ईरान पर हमला किया। और इसका नतीजा इंशाअल्लाह, इस नबर्द का जो नतीजा होगा वो मैं समझता हूँ मजलूम कौमों के हक में आएगा। दबी कुचली कौमों को ये हक हासिल होगा कि वो अपने मुल्क में अपने हुकूक से बहरामंद हो। और इसीलिए ये दबी कुचली कौमें, ये मुस्तज़अफ़ अफराद दुनिया में जहां जहां भी बसते हैं, वो सब इस वक्त ईरान के पाले में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और जो दूसरी कौमें हैं जो इम्पीरियलिज्म के साथ खड़ी हैं,
जो इस्तकबारी निजाम के साथ खड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं ईरान के खिलाफ खड़ी हुई नजर आ। ठीक है, हम नाज़रीन अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और इस हवाले से, क्योंकि हर चंद मिनटों में हम अगर हम देखें तो चाहे वो खलीज फारस हो, खलीज अरब हो, बिल्कुल तशवीशनाक सूरत हाल बनी हुई है और ख़बरें आ रही हैं। और जिस तरह से ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से मंजूरी दे दी गई है कि आबनाए हुर्मुज को बंद कर दिया जाए, तो इसके जो इम्पैक्ट्स हैं ओवरऑल न सिर्फ खलीज अरब पर बल्कि वस्त एशिया में क्या होंगे, बल्कि दुनिया भर में, क्योंकि इसी के साथ खबरें ये भी मिल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में एहतजाज शुरू हो गए हैं। हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे और ये ज़रूर देखेंगे कि ये जो अब यानी एक नई जंग में एक नई तब्दीली जो आई है अमेरिका के शामिल होने के बाद, इसका नतीजा बहुत जल्द या देर पा क्या हो सकता है, उस पर भी बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम। हम बात कर रहे हैं ईरान पर अमरीकी हमले के बाद बनी हुई सूरत हाल के हवाले से। मैं तकी रज़ा आबिदी साहब से जानना चाहूँगा। तकी साहब, जिस तरह से अभी तक जो एक जहन बनाया जाता रहा कि ईरान खित्ते के लिए ख़तरा, ईरान अरब ममालिक के लिए ख़तरा, ईरान दीगर जो है यानी ममालिक के लिए ख़तरा, और ये अपना डोमिनेशन चाहता था, और ये अगर जौहरी हथियार या फिर जौहरी तवानाई से लैस हो जाता तो मज़ीद, तो ये जो एक जहन बनाया गया और एक अरसे दराज से, दहाइयों से ये एक हम ये कहेंगे कि एक लोगों के जहनों में ये चीज़ डाली जाती रही है, और इसी के तहत जो है सारी पॉलिसीज़ अपनाई गई और सारा मामला हुआ जहाँ तक हम सूरत हाल देख रहे हैं। तो ये जो संगीन किस्म का इल्ज़ाम ईरान पर लगा है, लगता रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी तकी साहब। जी, जैसा कि अभी अशरफ जदीद साहब ने कहा कि ये सब गुलाम बनाने की पॉलिसी अमेरिका की वाज़े है जी। ऐसा नहीं कि ये कोई ढकी छुपी पॉलिसी है, दुनिया नहीं जानती है। वो कहते हैं हमारे अपने जो है वो सब कुछ कर सकते हैं हमारी इजाजत से, क्योंकि दुनिया को हमारे अपने मफादात के हिसाब से वो लोग जो है तोलते हैं कि जो हमारे लिए फायदामंद है उसको रहना है दुनिया में, और जो हमारे लिए नुकसानदेह है हमारी पॉलिसियों के लिए, हमारे अपने मफादात के लिए जिससे खतरा होता है, उसको दुनिया में अकेला कर दिया जाता है और उसको जीने नहीं दिया जाता है। जी। ये जो है दुनिया की जो मादी दुनिया का जो तरीका है और उन लोगों की जो पॉलिसी होती है वो यही है कि अगर कोई शरीफ आदमी हो तो उसको जीने नहीं दिया जाता है, तो मिलकर उसके खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद करते हैं कि कहीं जो है वो इनके चेहरे से नकाब ना उलटते, और जो है जो भी शख्स ऐसा करता है उसको आप दुनिया में आप देख रहे हैं कि दुनिया भर की जो है पॉलिसी है ये, चाहे आप मोहल्ले की देखिए, मुल्क की देखिए या पूरी दुनिया की, वो यही होता है कि ये जो मोहल्ले अनाते होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी बात सुने, जबरदस्ती उनको जो है कहा जाता है हमारे पास ताकत है लिहाजा हमारी बात सुना जाए, वरना हम मलिया मीट कर देंगे, हम तुम कमजोर हो तो तुम्हें झुकना चाहिए। जी। अब ये तो बोलिए कि ईरान कभी हो गया, क्या अगर ईरान कमजोर होता तो इस तरह का जुल्म सही होता? तकी साहब, यही तो है कि ईरान कमजोर नहीं बल्कि ईरान बहुत मजबूत हो गया है और वो खतरा हो गया सबके लिए। बात नहीं सुन रहे हो जी, तुम कमजोर है तो बात सुनना चाहिए तुमको जी। क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या ये सही है ये कहना कि तुम कमजोर हो लिहाजा हम हलाली करो? नहीं नहीं, यहाँ पर तो ये हो रहा है कि कमजोर नहीं है ईरान, तो बहुत अंदर से ताकतवर हो रहा था, जौहरी हथियार हासिल कर रहा था और वो खतरा बन रहा था सबके लिए। जी जी। तो क्या ये जुल्म सही है? अगर कोई कमजोर है तो उसको बात मान लेनी चाहिए, हर जुल्म को कबूल कर लेना चाहिए क्योंकि वो कमजोर है। हमास तो कमजोर है, फलस्तीन तो कमजोर है, ठीक है, ईरान कमजोर नहीं है। तकी साहब, मेरा सवाल ये है, ठीक है, आप को जो है घुटने टेक देना चाहिए इसराइल के सामने, क्योंकि कमजोर है, ताकतवर के सामने झुक जाना चाहिए। ठीक है तकी साहब, आप कमजोरों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इल्जाम ये लग रहा था कि ईरान तो अंदर ही अंदर बड़ा मजबूत हो गया था, मजबूत हो रहा था, मजबूत हो चुका है, तो लिहाजा ये दूसरों के लिए खतरा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, थोड़ा सा बताएं आप कि किस तरह से दूसरों के लिए खतरा वो बना है या बन रहा है। तो आप ये समझेगा कि ये लोग जो है ये देखते हैं कि कोई ताकतवर ना हो जी, और अगर कोई ताकतवर हो रहा है तो उसको जो है ताकतवर बनने नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो हमारा मुखालिफ है जी। जो हमारा मुखालिफ है उसको हमें जो है ताकतवर बनने नहीं देना है, ताकि जो है उसके जरिए से दूसरे लोग जो है उससे मुतासर ना हो और इनकी जो साख है वो कमजोर होकर उसके वो ताकतवर की तरफ जो है ना लोग
जो है उससे उम्मीदें वाबस्ता न कर ले। इस तरह से जो है वो जो इनके अपने चाहने वाले जो ममालिक हैं, जो इनके ऊपर भरोसा करते हैं, वो उनके हाथ से न निकल जाए। लिहाजा जो है वो ताकतवर बनने ही नहीं देना चाहते। और बात है कि उनके ना चाहते हुए भी ईरान में अल्लाह की जात पे भरोसा करते हुए जो है 46 साल से मेहनत कर रहा है। ये कोई जो है वक्ती वो नहीं है कि उसने ताकत हासिल की हो। सिर्फ वो असलहे की ताकत नहीं है, असलहा तो होता है, तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए। लोगों के पास तलवारें होती है, असलहा होता है, लेकिन जरूरत नहीं होती। कितने ममालिक ऐसे हैं जो ताकतवर है लेकिन वो अमेरिका के सामने नहीं खड़े हो सकते। इसके लिए जो है गैर मामूली जरूरत चाहिए, और वो जो है वो फौज नहीं कर सकती है कि जो सिर्फ मारने की ट्रेनिंग देती है। वही लोग कर सकते हैं जो शहादत का जज्बा रखते हैं और ये जो अल्लाह की जात से और अल्लाह की ताकत पर भरोसा रखते हैं और खुदा से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। यही लोग जो है मुकाबला कर सकते हैं। ये वाली ताकत ईरान की है, वरना सिर्फ असलहे की ताकत से कुछ नहीं होता है। ठीक है, असलहे ठीक है। ताकि साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, अशरफ साहब की तरफ भी जाऊँगा। मैं डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब से जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जैसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस के जो अरकान हैं, या फिर हम कहें कि गुज़िश्ता रोज़ ही शायद गालिबन जो वज़राए ख़ारजा थे उनकी जानिब से बहुत सारी बातें हुई। अब यहाँ पर बात ये होती है कि दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक हैं। अब इसमें 2-3 को छोड़कर बाकी 54-53 जितने हैं, सभी की जानिब से ये कहा जाता है कि इज़राइल को जो है ख़त्म किया जाए। अब जब ठन जाती है दोनों के दरमियान तो हल्का सा हमला क्यों किया गया, शदीद हमला क्यों नहीं किया गया, उसको मार क्यों नहीं दिया गया, और फिर आप खुद क्यों मर नहीं गए, आपकी खुद कुर्बानियाँ जितनी होनी चाहिए वो क्यों नहीं हुई, और आप शदीद हमला क्यों नहीं करते। अगर हल्का हमला होता है तो और मज़ीद हमला करना चाहिए था, आप क्यों उसको मिलियामेट नहीं कर देते, आप क्यों आगे नहीं बढ़ते, आप रास्त तौर पर क्यों फाइट नहीं करते। और फिर इसके साथ साथ फिर सवाल ये भी होगा कि आप लड़ेंगे, आप सारी चीज़ें करेंगे, तो फिर उसके बाद आपसे सवाल ये होगा कि आप मज़ीद जो है सबूत दें इस बात का कि आपको अभी आगे ये करना होगा। ये सारी दीगर जितने भी ममालिक हैं उनकी जानिब से, मुस्लिम ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर साथ ही साथ फिर इल्ज़ाम आपको ये हमेशा जो है रहेगा कि आप कहीं ना कहीं मिले हुए हैं, इजराइल से मिले हुए, अमेरिका से मिले। तो ये जो रविश रही है, मैं आपसे जानना चाहूँगा मुस्लिम दुनिया की और खुसूसन बाज़ हुक्मरानों की जानिब से एक जो नज़रिया बनाया गया, एक जो बात को जो है आम किया गया, तो क्या ये जो सारा मामला हुआ है उसके नतीजे वो जो है नाकाम हुआ है, या फिर वो जो नज़रिया था वो क्या है? दरअसल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ ईरान ही है? जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये फ़लस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूँ। मुस्लिम ममालिक की मुजरिमाना खामोशी जी, या फिर बातिल ताकतों के साथ उनका समझौता, ये बदनसीब दिन लाया है उम्मत पर जी। इस पर आपको इत्तेफाक करना चाहिए कि अगर ये, जैसा कि आपने कहा 57 मुस्लिम ममालिक जी, आप इनको मुस्लिम ममालिक कह सकते हैं, इनको इस्लामी ममालिक तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस्लाम की कोई तालीमात और इस्लाम की ज़री भी कोई झलक आपको बेशतर ममालिक में आपको नज़र नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि भाई अभी OIC का इजलास हुआ है, तो ऐसे कई इजलास हो चुके हैं। अरब लीग की तंजीम है नाम नहाद, एक नुमाइशी तौर पर उसके भी इजलास होते हैं, लेकिन मुझे आप बताइए कि कभी चाहे वो OIC हो या फिर अरब लीग हो या फिर दूसरे OPEC के कंट्रीज़ हों, या इनकी आवाज़ में इतनी ताकत आई कि जिसकी बुनियाद पर वो इसराइल को आंखें दिखा सकें जी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसा कि तकीर रज़ा आबिद साहब ने कहा कि जंगें जो जीत जाती है, फतह जो कामयाबी जो मिलती है, वो सिर्फ हथियार से नहीं होती है, वो बल्कि अज़्म और हौसले के ज़रिए होती है। अगर अज़्म और हौसला मांद पड़ जाए और कोई कौम अपने आप को महकूमी के जो है ना झोली में डाल दे, तो लाजमी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें रह जाएंगी बाकी, और वो जो है सो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात तकीर साहब ने बड़ी अच्छी कही है कि साहब, क्या कमज़ोर को दुनिया में जीने का हक़ नहीं है? क्या ताकतवर ही जो है ना अपनी चौधराहट को कायम करेगा? आप जानते हैं कि आज का दौर 21वीं सदी का दौर है, और ये कौमें अपने आप को बहुत ही सिविलाइज्ड नेशन कहलाती है, मुतमद्दिन अक़वाम इनको कहा जाता है, उलूम व फ़नून के दरिया इनके पास बहसते हैं, और ये इंसानी हुकूक के बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन आपने देखा कि अमेरिका की जो आज की हरकत हुई, मैं साबिक़ की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको आप कौन से बैनुल-अक़वामी क़ानून में फिट कर सकेंगे? ये तो एक जंगल का क़ानून है कि आपने जो है सो जंगल के क़ानून की तरह बस गए
जैसा कि एक शेर जो यानी शेर भी कम से कम जो है ना जब उसका पेट भर जाता है तो वो किसी को जख्मी नहीं करता, उसको अपना निशान नहीं बनाता। लेकिन यहाँ तो पूरे के पूरे जो है सो अपना खून में डूबे हुए हैं मासूमों के, लेकिन इसके बावजूद ईरान पर उन्होंने हमला कर दिया है। तो जब तक कि ये जो रविश चल रही है कि ताकत ही असल चीज़ है और जो ताकतवर है उसी जीने का मौका मिलेगा, तो आज ये साबित हो गया कि कोई ताकतवर कितना ही मुल्क क्यों हो, अगर कोई कमज़ोर कौम अगर है भी, अगर उसके पास आज़म और हौसला है तो लाजमी चीज़ है कि वो उसका रिटेलिएशन करेगी, उसका जैसे जवाब देगी। और ईरान ने वो काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान को अभी हम फ्रांस के सफ पर, जर्मनी के सफ पे खड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि कहा अभी साहब ने कि भाई 79 से अभी वो अपनी तामीर नौ में लगा हुआ है। सारी चीजें सैंक्शंस के बावजूद नहीं, उससे पहले का जो दौर था वो जो शाही दौर था, रजा शाह पहलवी का जो दौर था, आप जानते हैं कि वो तो एक मखसूस अफराद की हद तक उनको आसाइशें हासिल थी और उनके लिए जो है ना आवाम के लिए तो कोई चीज़ नहीं थी वहाँ पर, ना तालीम थे उनके लिए, ना कोई हॉस्पिटल थे, ना उनके लिए कोई और चीज़ें मौजूद थी, ना वो जो है सो कोई आला तालीम हासिल कर सकते थे। लेकिन आपने देखा कि इस माहौल के अंदर भी ईरान ने अपने आप को ताकतवर किया और अमेरिका ये समझ रहा था कि साहब ये मुस्लिम ममालिक में वक्ती तौर पे कोई इनकलाब आ जाता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। चुनांचे आपने देखा कि हालिया अरसे के अंदर बहुत सी जगह पर बहार अरब के नाम पे बहुत से इनकलाब आता है, लेकिन आप देखें कि उसको मुख्तलिफ साजिशों के जरिए उसको ख़त्म कर दिया गया। चुनांचे लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो जो बहार अरब थी वो भी खुद एक साजिश थी। नहीं ठीक है, वो भी एक साजिश हो सकती है, या फिर वहाँ पर कुछ जो लोग इनकलाब लाए उनकी कोई कमजोरियाँ हो सकती है, उनकी जो कमियाँ हो सकती है। खासतौर पर मिस्र के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ कोई साजिश नहीं थी, वहाँ इख्वानुल मुस्लिमीन ने जो तख्ता पलटा वहाँ पर हुस्नी मुबारक का, उसके अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन की पूरी जद्दोजहद की एक तारीख है, अगर आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा। लेकिन कुछ गलतियाँ उनसे हुई है कि उन्होंने अपने साबिका जो हुक्मरान थे फिर उन्हीं के हाथों में जो इस इख्तिदार को दे दिया, जैसा कि फौजी जनरल को उन्होंने बाकी रखा और नतीजा आपके सामने है। तो बहरहाल एक अलग मौजू है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल बनती जा रही है, इस सूरत हाल के लिए ये सोचने की हमको ज़रूरत है कि साहब अमेरिका जो अपने आप को ऑल पावरफुल कह रहा है, जैसा कि बरतानिया का एक ज़माने में एक मकौला मशहूर था कि द सन नेवर सेट इन आवर वर्ल्ड, यानी हमारी सल्तनत में कभी सूरज गुरूब नहीं हो सकता है। तो आज यही सूरत हाल अमेरिका की हो गई है और अमेरिका हर जगह जो है ना अपना जो है ना दाव चल रहा है और किसी तरीके से हर एक को गुलाम बनाने की फिक्र में है। और जैसा कि कहा गया कि बहुत से ममालिक जिनके पास ज़र व जवाहरात है, पेट्रोल है, सब कुछ है, वो जो है ना अपने आप ज़र खरीद गुलाम बनने पर रजामंद हो गए। अमेरिका की कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि वो ज़र खरीद गुलाम उनके बन गए। लेकिन ईरान डटा हुआ है, क्योंकि ईरान का अपना एक नज़रिया है, जिन मकासद के तहत वो इनकलाब वहाँ पर आया है उसके अंदर आप पहले दिन से देखते हैं कि रूहुल्लाह खुमैनी साहब जो रहबर इनकलाब रहे, जिनके यानी क़यादत में इनकलाब आया, उन्होंने पहले दिन से कहा कि भाई हम फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन से साथ रहने की वो कीमत आज ईरान चुका रहा है। अब ये जज्बा अगर हर मुल्क में पैदा हो जाएगा, मुस्लिम मुल्क में, जैसा कि आपने सवाल किया है, तो आप देखेंगे कि इसराइल जो है ना पानी की बूंद की तरह जैसे उड़ जाएगा फिजा में, कोई जो है ना उसकी ताकत बाकी नहीं रहेगी। लेकिन अलमिया यही है कि मुस्लिम ममालिक आज भी जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो है ना अपने आप को तकसीम किए हुए हैं। लेकिन एक अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब ये जो वाक़या हुआ है इसमें आप देखते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया इस वक्त ईरान के साथ खड़ी हुई है। ठीक है, और हुक्मरान नहीं तो कम से कम अवाम तो पूरी की पूरी इस वक्त खड़े भी है, सारे मसले की झगड़े और सारे तनाज़ात को ख़त्म करके एक उम्मत वाहिदा का तसव्वुर। आप जानते हैं कि अमेरिका ने एक मौका मुसलमानों को दे दिया कि वो एक उम्मत वाहिदा के तसव्वुर के ज़रिए अपनी प्लानिंग करें और अपनी आगे बढ़े। जी अशरफ साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे जो मुबस्सिरीन हैं, बहुत सारे जो नज़र रखने वाले हैं, दिफाई तज़ियाकार हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है अभी तो ईरान ने ये जुरात दिखा दी और ईरान ने ये कर लिया, लेकिन मामला ये है कि सीरिया की मिसाल पेश कर रहे हैं, इराक़ की मिसाल पेश कर रहे हैं, लीबिया की बात कर रहे हैं, यमन की सूरत हाल की बात कर रहे हैं, मिस्र की बात हाल बयान कर रहे हैं कि वही होगा, क्योंकि एक मुल्क या उसके साथ कोई अगर ज़बानी जमा खर्च वाली मदद हो जाती है वो कितना बेर कर पाएगा, होगा वही हाल जो दीगर ममालिक का हुआ है। तो इस हवाले से अभी का जो पोजीशन है आप क्या कहेंगे अशरफ साहब? जी देखिए, अमेरिका और इसराइल ने ईरान को मिसकैलकुलेट किया है और ईरान को उन्होंने अगर इराक समझा है, सीरिया समझा है, लीबिया समझा है या दूसरे अफगानिस्तान समझा है, जिस तरह से वहाँ की हुकूमतें थी उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। वो निज़ाम जो आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह लेके आए, वो निज़ाम उन हुकूमतों के पास नहीं था, बल्कि वो कहीं ना कहीं दबे और कुचले लोगों का हमेशा
उनको उन्होंने और दबाया और कुचला, और पब्लिक हुकूमत से उनकी नहीं थी वहां, डेमोक्रेसी इस तरह की नहीं थी जो एक निजाम, इस्लामी निजाम का हिस्सा है जी। मैं समझता हूँ ईरान को मिसकैलकुलेट करने की जो गलती आज अमेरिका ने की है, उसका खमियाजा अमेरिका को कुछ इस तरह से भुगतना पड़ेगा कि अमेरिका को अपने तमाम तर ट्रोप्स, तमाम तर बेसिस इस मध्य पूर्व में, यानी इस गर्भ एशिया के अंदर खोने पड़ेंगे जी। और इसका अंदाजा अमेरिका को भी कहीं ना कहीं है। वो बड़ा बेचैन है ये देखकर, जैसे ही उसने हमला किया तो अब वो कहता है कि आओ और मेरे साथ टेबल टॉक करो। यानी अब जब आपने ईरान के एटॉमिक पावर, एटॉमिक प्लांट को उड़ा दिया है, तो अब किस तरह की बात आपसे अमेरिका ईरान करेगा। लेकिन उन्हें पता है कि ये जो हमला किया है इससे ना तो ईरान की एटॉमिक पावर खत्म हुई है जी, ना उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि एक देखिए एटम बम बनाने की जो एक प्रक्रिया है जी, वो एक साइंस और एक वैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम है, जो एक अस्थायी व्यवस्था नहीं होती, सिविल बुनियादों पर जो है वो जी जी रिसर्च सेंटर्स में होती है, वो यूनिवर्सिटीज में होती है, वो साइंसदानों में होती है, लिहाजा आप उसको खत्म नहीं कर सकते, ये अमेरिका जानता है। लेकिन बहरहाल ईरान को चूंकि उन्होंने ये सोचा कि जैसे एक नारा वेस्टर्न मीडिया ने जो नैरेटिव कायम किया कि ईरान इस वक्त कमजोर है, कमजोर स्थिति में है, तो यही चीज अमेरिका ने सोचकर बहरहाल इस पे हमला किया। और ये चीज अमेरिका को समझाने में कहीं ना कहीं इसराइल कामयाब हो गया कि हमने चूंकि सीरिया को ले लिया है, हमने चूंकि लबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया है, और दूसरे महाज इस वक्त हमने तकरीबन उनकी कुव्वत को कम किया है, लिहाजा ये बेहतरीन मौका है कि जब हम ईरान को तय तेग कर सकते हैं, ईरान को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन ये लोग ईरान की हिस्ट्री भूल गए हैं। वहां के रहबरे मौजम सैयद अली खामनेई ने कहा है कि ईरान को, अगर ट्रम्प ईरान की हिस्ट्री को समझता होता, अगर ईरान के सिविलाइजेशन को जानता होता, तो वो कभी भी इस तरह न धमकाता जैसे धमका रहा है, क्योंकि वो यहाँ के सिविलाइजेशन को नहीं समझ पाया और ईरानियों को नहीं समझा। इसलिए मैं समझता हूँ ये उसने अपनी तारीख की सबसे बड़ी गलती की है। और ईरान का जो निजाम है वो अनकरीब वेस्ट को, इसराइल को और उसके मुत्तहिदीन को बहुत जल्द ये एहसास कराएगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है ईरान के ऊपर हमला करके। ठीक है, मैं बिल्कुल जी मैं तकी साहब की तरफ जाऊंगा, क्योंकि तकी साहब आपको दूसरे प्रोग्राम में भी शिरकत करनी है। बिल्कुल आपसे जो है मैं 2 मिनट के लिए सवाल करूंगा, उसके बाद आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। वो ये है कि ये जो कुछ अभी हो रहा है इसका यानी गाजा के जो मजलूमीन हैं उनके हवाले से उनके लिए क्या हम जल्द या थोड़ा सा देर से क्या खुशखबरी या फिर क्या राहत की बात हम समझ सकते हैं आपसे? मैं ये तकी साहब, यानी गजा के हवाले से गजा के लोगों के लिए क्या कुछ राहत का मामला हो सकता है? ये जिस तरह से यानी ईरान की जानिब से जो पहल की गई है, डट गया है ईरान, तो गजा का जो काज है या फिर फलस्तीन का जो काज है उस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। जी, आवाज थोड़ी सी हो रही है आपके। हाँ, जितना मैं समझा हूँ जी जी, वो ये कि फलस्तीन के काज के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ। जी 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 जी, फलस्तीन के काज को तक़वियत देने ही के लिए ईरान की पूरी कोशिश है, और यकीनन इसराइल के गिरने से तो पूरा सिस्टम गिर जाएगा और पूरा निजाम ही पलट जाएगा, और जो है जुल्म की जड़ें उखड़ जाएंगी। तो तमाम मजलूमों को राहत मिलेगी। सबसे पहले जिस मजलूमों को राहत मिलेगी वो अहले गजा है, अहले फलस्तीन है, उसके बाद फिर लिबनान है, जो जो है सभी को जो है राहत मिलेगी, पूरी दुनिया को राहत मिलेगी। उसमें सबसे पहले राहत जो है ना वो अहले गजा को मिलेगी, और जो बहुत जरूरी है। और इस जंग में लोग जो है उन्हें फरामोश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी जो है उम्मत मुस्लिमा की समझिए भूल है कि सारी उम्मत जो है सिर्फ गुफ्तगू में और इसी में लगी हुई है कि जो है तमाशा देख रही है, और कोई जो है अमली इक़दाम जो है कोई नहीं कर रहा है। जो है इस वक्त जो है गजा को संभालना बहुत जरूरी है। लोग भूख से मर रहे हैं, तो उनके लिए जो है इक़दाम सिर्फ ईरान को करना नहीं है। सब लोग कह रहे हैं ईरान को करना चाहिए, ईरान क्यों खामोश है,
ये जो है अपनी अब तो खैर कर दिया उसने, खामोशी खत्म हो गई। ये मुसलमानों की पुरानी आदत है, ये इससे जो है बाहर आने की जरूरत है। और सारे जो है अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक, हुर्रियत पसंद जितने भी आजाद ममालिक हैं, उन सबको चाहिए कि इस वक्त जो है उन लोगों का साथ, कम से कम आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो उनका तो साथ दे जो लोग कर रहे हैं। आप अगर गजा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो जो गजा के लिए कर रहा है उसके ऊपर तो इल्जाम मत लगाइए, उसके तो तोहमतें मत लगाइए। बिल्कुल, इस बात की जरूरत है। देख रहे हैं कि पूरी तोहमतें ईरान पे लगाई जाती है, अब खत्म हो रही है, अब समझ में आ रहा है तकी साहब सभी को जी। उसकी नीयत में शक कर रहे हैं और ठीक है कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ममालिक जो सिर्फ मसले के इख्तिलाफ में लगे थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप दूसरे प्रोग्राम में भी हैं, आप चाहे तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अशरफ साहब से और मुजाहिद साहब से आखिरी सवाल करूंगा, हमारे पास 3-4 मिनट है, 2 मिनट डॉक्टर साहब के लिए और 2 मिनट जो है अशरफ साहब के लिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की बात हो रही है और इसी तरह से लाखों हमारे जो है लोग हैं जो खलीज अरब में मुलाजिमत करते हैं और ईरान से भी हमारे ताल्लुकात हैं, हम तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, और इसी के साथ साथ अब ये जो सूरत हाल बन आ रही है, तो इसमें भारत की जो पॉलिसी है इसको डॉक्टर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या होना चाहिए? 2 मिनट में हम अगला आइंदा प्रोग्राम करेंगे, उसमें तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से जी। देखिए, सबसे अफसोसनाक पहलू यही है, एक तरफ इजराइल है, एक तरफ ईरान है हमारे लिए। हिंदुस्तान की जो देरीना पॉलिसी रही है उससे खुला इन्हिराफ हमको दिख रहा है। अच्छा, फलस्तीन के मामले में आप जानते हैं कि पहले दिन से हिंदुस्तानी हुकूमत ने फलस्तीन का साथ दिया। यासर अरफात कई मरतबा हिंदुस्तान का दौरा कर चुके हैं और इंदिरा गांधी के दौर से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक अगर आप देखेंगे तो हमेशा हमारी बिल्कुल एक वाज़ेह पॉलिसी फलस्तीन के ताल्लुक से रही है और कभी हम इसराइल की तायद में नहीं गए। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इसराइल की इस तरीके की गुंडागर्दी के बावजूद, इस कस्म का दहशत ज़दा कर देना पूरी दुनिया को, इसके बावजूद हिंदुस्तान खामोशी इख्तियार किया हुआ है और कोई जो है ना कोई अमली इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर गुज़िश्ता दिनों इसराइली मज़ालिम के खिलाफ जो करारदाद पेश की गई थी, जंग को रोकने की जो बात की गई थी, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान उससे गैर हाजिर रहा। तो ये किस बात का इशारा है? दूसरी बात मैं आपको, चूंकि वक्त नहीं, मैं कहना चाहता, आज की बात यह है कि हमारे वजीर आजम से बात हुई टेलीफोन पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से, आपसे इधर ईरान से भी की है, ईरान से भी बात हुई है, लेकिन अमेरिका का मैं रेफरेंस खासतौर पर देना चाहता हूँ। ईरान से तो उन्होंने हमदर्दी अपनी जाहिर कर दी कि जो कुछ होना था, लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका के सदर से जो गुफ्तगू हुई है उसके अंदर उन्होंने मजम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमेरिका का जो इक़दाम हुआ है आज वो इंतहाई काबिल यानी मजम्मत है, कंडेमिनेशन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस पर हमको बड़ी गहरी तशवीश है, और जो है ना तशवीश है और इस मसले को हल करना चाहिए। अब आप बताइए कि पूरे मुल्क में वो एक किस्म का जैसे किस्म का जो हमला हुआ, उनके 3 जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे वहाँ पर इन्होंने जाकर बमबारी कर दी है, इसके बावजूद आप उसको कंडेम नहीं करना चाहते हैं। तो ये दरअसल ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला हुआ, उसकी सालिमियत को खतरा लाहक हो गया। और ऐसे वक्त हिंदुस्तान जो गैर जानिबदार ममालिक का एक बड़ा कायद है, अक़वाम मुत्तहिदा की जिसकी आवाज़ को सुना जाता है, हम ये तवक्को रखते हैं कि हिंदुस्तान इस नाजुक मौके पर अपना एक कायदाना रोल अदा करेगा, हक और इंसाफ का वो साथ देगा। और जहां तक ईरान की बात है, ईरान के ताल्लुकात और हिंदुस्तान के ताल्लुक आज के नहीं है, सदियों पुराने ताल्लुकात हैं और ईरान हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ है। मैं आपको आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, कश्मीर का भी जो मसला आया 95 में जो करारदाद मंजूर की गई थी आपके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, उस वक्त ईरान ने हिंदुस्तान का साथ दिया है। अगरचे कि ईरान एक इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क होने का दावा करता है, लेकिन जब कश्मीर का मामला आया तो आप देखते हैं कि ईरान ने हिंदुस्तान का साथ दिया। तो हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि जिन्होंने हमारे साथ एहसान किया, हमारे साथ दोस्ती निभाई, अब ऐसे नाजुक वक्त में जबकि ईरान इस जंग में मुलविस ही नहीं था, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं कि फ़लस्तीन के सारे तनाज़े से एक हमदर्दी उसने मजलूमों के साथ की, हिमायत उनकी की, लेकिन आज उस मुल्क को तबाह किया जा रहा है। तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क को बहरहाल ईरान के साथ खड़े होना चाहिए और अमरीका की हर सतह पर इस जारियत के खिलाफ पूरी दुनिया को जो है सो अपनी आवाज़ पहुँचानी चाहिए। अशरफ साहब, आखिरी सवाल करूँगा, 2 मिनट है हमारे पास। रशिया और चाइना का जो रुख है अभी अमेरिका के हमले के बाद, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? और जो एस्केलेशन की बात की जा रही है, क्या इसको वक्त लगेगा या फिर ईरान जो है कुछ मफाहमत कर रहा है, मतलब, या फिर हम कहेंगे कि जो रशिया और चाइना के साथ कुछ बात ऐसी चल रही है उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा? किस तरह से आप देख रहे हैं? 2 मिनट है हमारे पास जी। देखिए बाकर भाई, ये जंग ईरान खुद लड़ रहा है और इस जंग का जो नक्शा है वो ईरान ने खींचा है।
और मैं समझता हूँ दुनिया की किसी मदद के बगैर भी ईरान इस जंग को बहुत लंबे अरसे तक लड़ सकता है। जी। ईरान ने पिछले 47 साल में अपने को तैयार किया है इसी तरह की हेजमनिक पावर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। अमेरिका और इसराइल जैसे जो गुंडागर्दी पूरे दुनिया में मचाए में इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ वो पिछले 40-45 साल से तैयारी कर रहा है। और होना तो ये चाहिए कि रशिया भी आए, चाइना भी आए, क्योंकि वो इस वक्त पिछले कई सालों से ईरान के मुत्तहिदीन समझे जाते हैं, ईरान के पाले में समझे जाते हैं। तो मदद तो उन्हें देना चाहिए, क्योंकि ईरान ने यूक्रेन और रशिया की जंग में बाकायदा ड्रोन के जरिए, मिसाइल्स के जरिए बहुत काफी मदद पहुंचाई है रूस को। तो अगर दोस्ती का हक तो ये है कि इस वक्त रशिया वो चीजें जो डिफेंस के मामलात में अहम रोल अदा कर सकती हैं वो देना चाहिए उसको। और जो ईरान जिन चीजों में हवाई जंगी हवाले से जो कमजोर है उन कमजोरियों को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर नहीं भी करता है तो मैं समझता हूँ ईरान सक्षम है, ईरान ताकतवर है, ईरान के पास ये सलाहियत है कि वो अमेरिका और उसके जैसे उसके साथ उसके मुत्तहिदीन को या उसके जंगी मशीनरी जिसको इसराइल कहते हैं उससे तन्हा भी लड़ सकता है और उसको उसका मकाम दिखा सकता है, उसको जवाब दे सकता है और दे भी रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, बहरहाल अभी जिस तरह से अमेरिका का हमला हुआ तो अभी आने वाले या 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे क्या होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यानी आलमी सतह पर भी हम देख रहे हैं कि सियासी या फिर डिप्लोमेटिक सरगर्मियां हमको नज़र आ रही हैं। क्या होगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल जो खलीज अरब से, खलीज फारस से जो खबरें मिल रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।